Hello everyone, I am Prashant Sharma. Welcome to our channel Academia. We provide content of approximately every subject of class 9 to 12th on our channel. So do subscribe the channel and like the video. So moving towards our subject, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्टार्ट किया था अपना चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका एक ब्रीफ इंट्रो लिया था हमने। बात की था 14 जुलाई 1789 को क्या क्या हुआ था और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का एंड और मिडिल क्लास का स्टार्टिंग। ठीक है, तो इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring out a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. So पहले ही मतलब जो मजदूर थे, जो किसान थे, उन्होंने पहले ही कहीं विद्रोह किए। मतलब टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे और जो भूखमरी थी उनके खिलाफ। लेकिन सही माध्यम और सही तरीका ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके जो विद्रोह जो थे वो सफल नहीं हुए। उनको जो मतलब प्रोटेस्ट जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। अब क्या क्या करते हैं कि थर्ड स्टेट को जो लोग थे, जो कुछ पढ़े लिखे थे, जो नए आइडियाज थे, अब उनके ऊपर ये काम छोड़ा गया था। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exploited or bought by the richer members of society. तो 18th सेंचुरी में एमरजेंस सोशल ग्रुप्स का हुआ, जिसको मिडिल क्लास नाम दिया गया। उसमें क्या होता है कि कई लोगों ने, जो मतलब थर्ड स्टेट्स के लोग थे, उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया, वोलन रेशम का काम स्टार्ट किया, सिल्क का काम स्टार्ट किया, जो कि जिनसे वो कपड़े बनाते थे, क्लोथ्स बनाते थे। और जो कि जो अमीर लोग होते थे, रिचर मेंबर सोसाइटीज के जो होते थे, वो लोग खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो ना कि सिर्फ मतलब उन्होंने दुकानें खोली और मैन्युफैक्चरर्स थे, लेकिन साथ ही वो प्रोफेशंस में भी गए, जैसे कि वकील हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स रहे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेट के लोग थे जो अब पढ़ लिख के मतलब नौकरियां हासिल कर रहे थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये सारे लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना ये था कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी ग्रुप या कोई भी समाज जो होना चाहिए, उनको कोई भी विशेष अधिकार जन्म से नहीं मिलना चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। एक आदमी की, एक मनुष्य की जो अपनी सामाजिक सामाजिक गतिविधि बनी हुई है या सामाजिक छवि बनी हुई है, वो उसकी बैकग्राउंड को मतलब सिर्फ उसके जन्म को ना देखते हुए, उसके कर्म को देखते हुए होनी चाहिए। These ideas emphasizing a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। तो ये जो दो लोग थे, जॉन लॉकी एंड जीन जैक्विस रूसी, उन्होंने इस आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया। इक्वालिटी का आइडिया था, अपॉर्चुनिटी, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो एक किताब थी, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो एक किताब जो थी इनकी लॉकी की, इन्होंने क्या, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उसका नाम था। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि राजा के जो विशेष अधिकार थे उनके बारे में लिखा, और जो उनके मतलब क्या क्या यूज़ करते थे उनके, मतलब बहुत सी मतलब ऐसी पावर है जो आज के टाइम में नॉर्मल नहीं है, उनके बारे में उन्होंने उस किताब में लिखा था। रूसी कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसी ने एक आइडिया फॉरवर्ड किया कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो लोगों के समझौते, मतलब कि जो लोग हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से होनी चाहिए। मतलब वो लोग जिसको चाहें उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। द स्पिरिट ऑफ लॉ एक किताब थी मॉन्टेस्क्यू की। उन्होंने क्या किया कि पावर जो थी, मतलब गवर्नमेंट को जो था, उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड करने का सोचा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीन हिस्सों को उन्होंने चाहा कि जो गवर्नमेंट जो है, जो पावर जो है, इन तीन हिस्सों में बांटी जाए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद यूएसए में जो 13 कॉलोनी थी
उनमें यही मॉडल लाया गया था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, तो जो यूएसए की जो ये 13 कॉलोनीज का कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडिविजुअल राइट्स सबको दिए गए थे, ये एक एग्जाम्पल था। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये जो आइडियाज जो हमारे जॉन लॉकी थे और रूसी थे, इन्होंने जो स्प्रेड कराया था, इसके माध्यम से लोगों तक आइडिया पहुंचा। उन्होंने फिर इसके बारे में मतलब जैसे होता नहीं है, मतलब मतलब गपशप होती है दुकानों पे, चाय की दुकानों पे और सलून्स में, तो वही सब बातें लोग करने लगे आपस में। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. इससे क्या हुआ कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उनको भी बातों के माध्यम से ये चीजें पता लगी। The news that Louis XVI have planned to impose further taxes to AB able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. इस जो स्टेट्स थे, लोग जो थे, वो इसके मतलब जो उनके खिलाफ जो चीज़ें कर रहे थे राजा के खिलाफ, तो उसने क्या किया कि टैक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक। तो अब हम बात करते हैं, लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। अब लोगों ने मतलब लुई 16 ने किन रीजनों से टैक्स बढ़ाया था, यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उनको पूछा उनको कैसे बढ़ाया, तो अब ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन फ्रांस ऑफ द हाउ इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजाइम द मोनॉर्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ठीक है, जो फ्रांस जो था मतलब लुई 16 के राजा राजा होने से पहले, जो मोनार्क जो राजा होता था, उसको अकेले टैक्सेस लगाने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, उनको क्या करना होता था कि जितने भी रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल which would then pass as proposals for new taxes. The Estate General was a political body to which the three estates sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body. The last time it was done in 1614. ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल क्या होते थे, एस्टेट जनरल हर एस्टेट के, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड स्टेट्स के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, वो एस्टेट जनरल होते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, लेकिन हाँ ये राजा ये तय कर सकता था कि मीटिंग कब बुलानी है, ये सब चीज़ें थी, ये राजा की पावर थी। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates. Versailles में एक बड़ा सा हॉल तैयार किया गया था इस मीटिंग के लिए। एक मीटिंग बुलाई 5 मई 1789, 5 मई 1789। तो द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। who were seated in the rows facing each other two sides, जो आमने सामने की तरफ बैठे थे। while the 600 members of the third state had to stand at the back, तो 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट से थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया था। ठीक है, द थर्ड स्टेट was represented by its prosperous and educated members। तो थर्ड स्टेट के जो 600 लोग थे, वो उनके कुछ पढ़े लिखे लोग थे, या जो मतलब थोड़ा बहुत बिजनेस कर पाते थे, इन लोगों से होता था। Peasant artisans and women were denied entry to the assembly। किसानों को और महिलाओं को असेंबली में एंट्री के लिए मना था। लेकिन however the grievance and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them। कुछ 40,000 लेटर जो थे, शिकायत पत्र जो थे, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लाए थे उन्होंने। हालांकि उन लोगों को अलाउड नहीं था असेंबली में आना। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। वोटिंग होती थी, लेकिन किस तरीके से होती थी, ऐसा नहीं कि 600 लोग हैं तो 600 वोट पड़ेंगे। हर एक स्टेट का एक वोट होता था। फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट, थर्ड स्टेट का एक वोट। इससे क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट में 300 लोग हैं तो उनका भी एक वोट है, सेकंड स्टेट में 300 लोग हैं तो उनका भी एक वोट है, थर्ड स्टेट में 600 लोग हैं तो उनका भी वोट एक ही है। दिस टाइम टू लुई 16 was determined to continue the same practice। राजा ने यही सोचा था कि ऐसा ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड that voting now be conducted by the assembly as a whole where each member would have one vote। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग ने ऐसा डिमांड किया कि आज से मतलब आगे से कि हर आदमी का अपना पर्सनल वोट होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसे इन हिज बुक। तो रूसी ने ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल जो थे अपने उसमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो जब राजा ने इस चीज़ों के लिए मना कर दिया,
तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो उन्होंने विद्रोह के रूप में थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो असेंबली से बाहर चले आए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, तो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपने आप को पूरे देश का स्पोक्स पर्सन समझा। और 20 जून के असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सली, वर्सलीज में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में वो लोग सब जमा हुए। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित किया और जब और कहा कि जब तक नहीं टूटेंगे जब तक, एंड हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर, जब तक राजा की अधिकार जो होते हैं उनको बांधा नहीं जाएगा। दे वर लेड बाय मीराबाउ एंड एपिसीज, तो इसके जो मतलब जो नेशनल असेंबली थी उनको जो स्टार्ट किया गया था वो मीराबाउ एंड एपिसीज थे। मीराबाउ वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। मीराबाउ आप देखते हैं यहाँ पे कि मीराबाउ खुद जो थे वो नोबल फैमिली थे, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, लेकिन वो इस विचार से इस सोच से सहमत थे कि फ्यूडल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। He brought out a general delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles, उन्होंने जनरल निकाला और पावरफुल कई सारी स्पीचेस दी गई जो असेंबल लोग भीड़ इकट्ठी थी। कुछ फोटो है टेनिस कोर्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये लोग खड़े थे, सारी असेंबली इकट्ठी हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए। Abbasis originally a priest wrote an influential pamphlet called What is the Third State। अब्बासीज जो थे जो पुजारी थे प्रीस्ट थे, तो उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. A severe winter had meant a wide harvest, the price of bread rose, often bakers acquired precipitation and hoarded supply. नेशनल असेंबली जो थी वो वर्सलीज में जहाँ तक कि अपना काम कर रही थी, फ्रांस के राजा की पावर ये सब अपने में लगे हुए थे, लेकिन साथ ही में जो विंटर जो थी मतलब तेज सर्दी थी उसके कारण क्या हुआ था कि जो फसलें थी तो बर्बाद हो चुकी थी कई, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ाना मजबूरी हुआ। उसमें बेकर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो मतलब गेहूं होता था जो भी उनका आटा रहता था तो उसको वो लोग सप्लाई मतलब जोड़ के बैठ गए, जिससे कि after having a horse and long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops, ठीक है, काफी देर रुकने के बाद जो भीड़ थी जो मतलब उनको सामान नहीं मिल पा रहा था उन्होंने दुकानों में घुसना शुरू कर दिया। एट द सेम थिंग द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब देखिए यहाँ से जो हम पहले लेक्चर में अपना पढ़े थे कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, तो उसका मतलब जो समरी निकल कर आती है वो यहाँ पे आती है कि यहाँ से ये सब रीजन था जिसके कारण अब हम फिर से वहीं पे जाते हैं। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस on 14 July 1789. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. Bastille किला जो हमारा कारागार था तो वो मार दिया। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। अब इसमें क्या होता है कि जो जमींदार लोग थे ऐसा मतलब अफवाह उड़ गई गाँव में कि उन्होंने गुंडे हायर किए हैं और वो लोग जो है वो फसलें बर्बाद कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked चैटियक्स। चैटियक्स क्या होता है कि लोकल स्तर पर जमींदार लोग थे उनके जो किले बने हुए थे मतलब सरकारी किले कह सकते थे, जैसे लोकल स्तर पर बने हुए थे, ठीक है। दे लूटेड होडेड ग्रेन्स, उन्होंने मतलब जो अनाज के भंडार थे उन सबको लूट लिया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो जला दिए। A large number of nobles fled from their homes, जो नोबल से सेकंड स्टेट्स के लोग थे वो काफी लोग भागे थे अपने, कई लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। Faced with the power of his revolving subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देख के राजा को मजबूरन नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी और उनके प्रिंसिपल्स को मानना पड़ा कि उनकी पावर्स जो को हैं उनको अब चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन गठित किया जाएगा। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। असेंबली ने जो था वो एक फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशंस का टैक्सेस का जो था उसको अबॉलिश किया गया, उसको डिक्राई किया था। Members of the clergy too were forced to give up their privileges। जो क्लर्जी स्टेट्स थी उन लोगों को भी मना किया गया था कि मतलब उनको भी जबरदस्ती उनको जो प्रिविलेज थे उनको छोड़ने पर मजबूर किया गया था। टीचर्स वर अबॉलिश्ड, ठीक है, जो टैक्स जो थे उनको बंद कर दिया गया था। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड जो थी जो धार्मिक नाम पे मंदिरों के नाम पे इकट्ठी की गई थी उनको छुड़वाया गया था। एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। 2 बिलियन लीवर्स का गवर्नमेंट को खजाना जो था वो फिर इकट्ठा हो चुका था उनके पास।
ठीक है। चैटियो क्या होता है? चैट कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू किंग और नोबलमैन। ठीक है, मैंने बताया लोकल स्तर पर जो वहाँ वाले को मैनर, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एज इज मैनर। मैनर क्या है? स्टेट मतलब जमींदार लोग चाहिए थे, उनकी जो लॉर्ड्स होते थे उन सबसे चीज़ों को किया करते थे। नाउ So now let's talk about France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed a draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. ठीक है, नेशनल असेंबली की मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उनका मेन एम क्या था कि राजा की जो अधिकार हैं उनको बांध के रखा जाए, मतलब उनको कम किया जाए। ठीक है, these power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा कि हमने बात किया था पहले कि अमेरिका में क्या हुआ था कि पावर को 3 लोगों में बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो उसी तरह से फ्रांस में भी यही किया गया था। ठीक है, जिसके कारण फ्रांस जो था वो पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था। इस फिगर में हम लोग समझ सकते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर इसमें पूरा डाला गया था। वोट जो था वो जज होता था, जज के लिए वोट होता था। किंग जो होता था उसको नेशनल असेंबली का प्रेशर रहता था। इलेक्टर्स जो थे 50,000 लोग थे, आदमी थे। एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, इस बारे में बात करते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि कुछ लोगों को चुना जाता था जो सिटीजन्स करते थे, फिर वो लोग मिलके चुन के जो थी वो असेंबली का चूज़ करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन्स को वोट करने का राइट नहीं था। जो लोग जो मतलब मेल मैन थे जो 25 साल से ऊपर थे, और जो पेड, और जो लोग एटलीस्ट 3 डेज का ऑफ लेबर्स वेजेस के हिसाब से टैक्स देते थे, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। डेट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। यही लोग वोट कर सकते थे। जो बचे हुए लोग थे और जो औरतें थीं वर्क क्लासेज एज पैसिव सिटीजन्स, उन लोगों को वोट देने के लिए नहीं होता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। एक इलेक्टर या एक मेंबर बनना असेंबली के लिए, मतलब अपने मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक टैक्स पेयर्स की ऊंचे मतलब हाईएस्ट ब्रैकेट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्टिंग हुई थी वो राइट्स ऑफ मैन दिए गए थे। सब लोगों को, सिटीजन्स को राइट्स मिले थे। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का मौका, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सबका ओपिनियन देने का मौका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सबको बराबरी, पर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स। ठीक है, इनको जो था नेचुरल राइट्स की तरह इनको एस्टेब्लिश किया गया था। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ, मतलब ये सबको जन्म से भी मिले जाएंगे, एंड कुड नॉट बी टेकन, और ये नहीं लिए जा सकते। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ये स्टेट की ड्यूटी थी कि हर एक नागरिक के जो अधिकार जो थे उन सबको दिखा जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से आप सबके पास होगी ही। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन थे, ये कुछ 17 लॉज थे, 17 नहीं है सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लॉज हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और बाकी हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस सब का रिवीजन करके रखिएगा, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।